नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन रोहिंग्या अभियान का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली के 3 वार्ड में एमसीडी अब अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान शुरू करने जा रही है। इंडिया न्यूज लगातार रोहिंग्या बांग्लादेशियों के घुसपैठ के खिलाफ अभियान चला रहा है। दिल्ली में जाबाज रिपोर्टिंग के जरिए इंडिया न्यूज लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अतिक्रमण पर खुलासे भी कर रहा है। इंडिया न्यूज दिल्ली के सीमापुरी, ओखला, शाहीन बाग जैसे इलाकों से रिपोर्टिंग के जरिए लगातार ये बता भी रहा है कि घुसपैठ की समस्या कैसे दिल्ली के लिए खतरनाक होती जा रही है। इन इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बड़ी आबादी का अतिक्रमण है और ये अतिक्रमण लगातार बढ़ भी रहा है। इंडिया न्यूज की ये मुहिम अब रंग ला रही है। एमसीडी की टीम ने आज ओखला, सरता विहार और जैतपुर जैसे इलाकों का दौरा किया। अब इस अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है। आपको याद होगा, दिल्ली दंगों के बाद 20 अप्रैल को जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया है। उधर आम आदमी पार्टी बुलडोजर के एक्शन का विरोध कर रही है। आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अतिक्रमण के खिलाफ ठोस एक्शन कब लिया जाएगा, इनकी सही पहचान कब और कैसे की जाएगी, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अतिक्रमण पर सियासत क्यों की जा रही है, घुसपैठियों को नागरिक बनाने की साजिश कौन रच रहा है, घुसपैठियों पर वोट बैंक की राजनीति कब खत्म होगी, इन घुसपैठियों के मददगारों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी इलाके में पथराव हुआ, फिर दंगे शुरू हुए। इसके बाद से ही इंडिया न्यूज ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और इन दंगों में इनकी अहम भूमिका है, इसकी पड़ताल भी हम कर रहे हैं। 20 अप्रैल को जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाए गए थे। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली दंगे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और तीसरा इंडिया न्यूज का ऑपरेशन रोहिंग्या। दिल्ली के वो इलाके आपको दिखा रहे हैं जहां पर रोहिंग्या बसे हैं, उनके पास कोई कागज पत्र कुछ भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कर उन्होंने कई इलाकों पर कब्जा किया है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर हर उस इलाके में जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं समझने की कि कौन लोग हिंदुस्तानी है, कौन बाहर से आए, कौन वो लोग हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है, और कौन से वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के कागज पत्तर राजनीतिक दमखम पर बनवा लिए। 3 तस्वीरों से समझिए दिल्ली को जरा। दिल्ली में दंगे हुए, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला और ऑपरेशन रोहिंग्या इंडिया न्यूज चला रहा है। इंडिया न्यूज से बातचीत में एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ पूरा एक्शन प्लान रेडी है, बुलडोजर कल से ही चलेगा। हमारे साथ साउथ एमसीडी के महापौर मुकेश सूर्यान भाई मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुकेश भाई, आप मदनपुर खादर यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, तमाम देखा, आपके तमाम जगहों पे गए, वो लैंड किसकी मिली और क्या क्या कारोबार हो रहा था वहाँ पे? वो ग्राम सभा की लैंड है, उस पर पूरी तरह से कब्जा किया गया है और लोग भी आपको मालूम है कौन थे वो, तो उनको सबको तुरंत खाली करा। खुल के बताइए, देखिए दर्शक भी देख रहे हैं, इंडिया न्यूज के तमाम दर्शक, तमाम सभी लोग देख रहे हैं आपको। वो अपना बांग्लादेशी लोग हैं जो यहाँ पे पूरे कबाड़ी के बहाने कब्जा कर बैठे हैं। वो पूरी ग्राम सभा की लैंड है, उस ग्राम सभा की लैंड को पूरी को हम खाली कराएंगे। देखिए एक तरह इधर भी कब्जा करके इस तरह का काम करें, और जितने इस तरह के अवैध निर्माण भी करें तो उनको भी हम जमींदोज करने का काम करेंगे। तो आप तमाम जगहों पे जो घूम रहे हैं, कितनी बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग हैं और यहाँ जितने भी जगह हम घूमे सारी सरकारी जमीनों पर यहाँ पे पूरी तरह से कब्जे हो रखे हैं। दिल्ली सरकार का पूरा विभाग आंख बंद करके बैठा हुआ है। राज्य सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, रोहिंग्या बांग्लादेशों को कब्जा करा रही है। ये राज्य सरकार की जमीनें जो जनता के हित के लिए, जनता के अच्छे कामों के लिए आनी चाहिए थी, आज उन पर इलीगल काम हो रहे हैं। रोहिंग्या भाई, कितनी जगहों के भी आपने चिन्हित कर लिया, क्या आदेश दिया अभी आपने? अभी हम 4 से 5 जगह चिन्हित कर चुके हैं और ये मदनपुर खादर में, हाँ, इन जगह को तुरंत हम खाली कराएंगे। मेरे साथ पूरे विभाग के लोग भी हैं, उनको भी मैंने अभी तुरंत आदेश किया कि इसको आप पूरी तरह से खाली करा करके फोटो के साथ रिपोर्ट सबमिट करिए। तो ये बुलडोजर जो है कब तक चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फोटो हो गई, चिन्हित आपने कर लिया, बुलडोजर कब तक चलेगा? तुरंत बुलडोजर चलने वाला, कल से बुलडोजर की कार्रवाई इधर चालू हो जाएगी। कल शुरू हो जाएगी बुलडोजर चलना? बिल्कुल। तो बवाल भी होगा फिर तो यहाँ पर, फिर कैसे संभालेंगे आप?
हम 370 से नहीं डरे, हटा दिया हमने, 35 से हटा दिया, उससे नहीं डरे। हमने साल में जितने दिन नहीं होते उतने आतंकवादी मार गिराए, हम तब नहीं डरे। तो हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं है। तो यहाँ पे जमीन का मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा कब्जा, आप देखें खुद यहाँ से लेकर वहां तक पूरा ये सारी ग्राम सभा की जमीन है। इस पे पूरी पे किस तरह से कब्जा किया है इन लोगों ने। ये सारे लोग यहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक है उसके संरक्षण में लोग यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, उसके सबके संरक्षण कब्जा करके इस तरह से कार्रवाई यहाँ पर, इसको तुरंत यहाँ पर जब अगर कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह देखिए किस तरह से अवैध निर्माण करा करके यहाँ पर लोगों को बसाया जा रहा है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से हम कहें चिन्हित तो हो गया, बुलडोजर भी आपने कहा कल से चल जाएगा, लेकिन सफाई का अभियान पूरी तरह से दिल्ली साफ कब तक हो जाएगी? कार्रवाई चालू है, बुलडोजर बाबा अभी चल दिए हैं, दिल्ली में बुलडोजर भैया चालू हैं। तो दिल्ली को, पूरी दिल्ली चाहिए साफ सुथरा, सब लोगों को पसंद है और इसका सब स्वागत भी कर रहे हैं। तो यानी कहें तो साफ तौर पर है कि अब तमाम तरह से अब बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, बुलडोजर बाबा अब ऐसे ही चलते नजर आएंगे। कल से दिल्ली में ऑपरेशन बुलडोजर कहां कहां चलेगा, इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वॉल पर देखिए, पहली तस्वीर जैतपुर, ये एरिया आपको दिखा रहे हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जहां बसते हैं, ये प्रमाण भी है, वहां बुलडोजर चलेगा। दूसरा सरिता विहार, कुछ जो एरिया है वो चिन्हित है और वो एरिया हम आपको वॉल पर दिखा रहे हैं। तीसरा आइए मदनपुर खादर, और जो साउथ एमसीडी के मेयर थे वो भी हमारे संवाददाता से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा ये कि कल से बुलडोजर चलेगा। दिल्ली एमसीडी आप प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी अपने गुंडे भेजकर पैसे की उगाही कर रही है, जो पैसे नहीं देते उनके यहां बुलडोजर भेज देती है। तो प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी के बुलडोजर राजनीति के खिलाफ, और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दुर्गेश पाठक हैं जो आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी हैं। दुर्गेश जी, जिस प्रकार से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी लगातार कह रही है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी जो है सो एक तरह से एजेंडा अपनाई हुई है बीजेपी के खिलाफ। पूरी दिल्ली का एक एक नेता बीजेपी का पूरी दिल्ली के एक एक घर में जा रहा है, कह रहा है तुम्हारा छज्जा बड़ा हुआ है, तुम्हारी दीवार बड़ी हुई है, तुम्हारी सीढ़ी निकली हुई है, पैसे दो वरना घर पे बुलडोजर चला देंगे। पूरी दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी चल रही है, पूरी दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी चल रही है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ लड़ रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की गुंडागर्दी दिल्ली के अंदर नहीं होने देगी। तो क्या आप लोग को बीजेपी हेडक्वार्टर की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे जाने की, जाने नहीं देंगे तो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक ही पर्पज है कि बीजेपी को अगर ये लगता है कि वो दिल्ली में गुंडागर्दी करके उगाही कर लेगी हर घर से, हम वो नहीं होने देंगे। एक एक नेता इनका एक एक घर जा रहा है और पैसे उगाही कर रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। आप लोगों ने क्या कुछ रिकॉर्डिंग की है जिस प्रकार से आप लोग इल्जाम बीजेपी पर लगा रहे हैं? सॉरी, रिकॉर्डिंग भी की है क्या जिस प्रकार से पैसे की उगाही हो रही है? हर जगह चल रहा है, सारे लोग फोन कर करके बता रहे हैं, हमारे एमएलएस को लोग फोन कर कर बता रहे हैं, सीएम साहब को लोग फोन कर करके बता रहे हैं, कह रहे जी बचाओ किसी तरह से बीजेपी से। एक एक घर में किसी भी विधानसभा में चले जाए, करावल नगर चले जाइए, तिमारपुर चले जाइए, सिविल लाइन चले जाइए, राजेंद्र नगर चले जाइए, साकेत चले जाइए, किसी भी विधानसभा में चले जाइए, हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक घर जाके पैसा वसूली कर रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि क्या बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलाना गलत? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है, तो अवैध बनने क्यों दिया? पहले तो पैसे लेके अवैध बनवा दिए, अब पता है 6 महीने में फिर से चुनाव होंगे, आना है नहीं इनको, फिर से खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए फिर से इन्होंने पैसा बनाने का तरीका लिया है। इनके बस एक ही चीज है कि 6 महीने के अंदर कितना पैसा बना सके। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं, मनोहर केसरी और अजीत श्रीवास्तव। पहले मनोहर के पास चलते हैं। मनोहर, कौन कौन से वो एरिया है जो चिन्हित हो गए? क्या एमसीडी की टीम जो आज गई थी, निशान लगाया, कोई नोटिस चिपकाई, आज की पूरी दिनचर्या क्या थी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? देखिए, एसडीएमसी के जो मेयर हैं और कमिश्नर पूरी टीम और लाहौल लश्कर के साथ 3 वार्ड में गई थी पूरी टीम। अगर हम स्टार्ट करें कि 11 बजे से शुरुआत हुई थी इसकी, जैतपुर इलाके में उन्होंने इंस्पेक्शन किया है, उसके बाद सरिता विहार के 4-5 इलाके उन्होंने चिन्हित किए और मदनपुर खादर एरिया में जहां पर हमारे सहयोगी ने दिखाया पूरा, वहां पर जो किशन जो कुंज का एरिया है, उस एरिया में जिस प्रकार से रोहिंग्या बसे हुए हैं, उन सब इलाकों को चिन्हित किया है और उन्हें आज अल्टीमेटम भी दिया गया है कि आप खाली कर लेना, तो कल से बुलडोजर चलेगा। आज कमिश्नर को उन्होंने कहा है कि जिन जिन इलाकों को चिन्हित किया गया है उन्हें लेकर के, उन तमाम एरिया को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाए और रिपोर्ट के बाद अगर सुरक्षा बल की जरूरत है
तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा की मांग की जाएगी। उसके बाद उन तमाम इलाकों में जाया जाएगा। अगर हम सरिता विहार की बात करें तो सरिता विहार में जे अब्दुल फजल इंक्लेव है, फिर वहीं पर गफ्फार मंजिल है, सरिता विहार है, ओखला विहार है, जैतपुर है, मदनपुर खादर के कई इलाके हैं। तो ये तमाम इलाके हैं जहां पर कल से बुलडोजर चल सकता है। जी ठीक है, एक बार अजीत के पास चलेंगे। अजीत, क्योंकि आपने मेयर साहब से बात करी, उन्होंने कहा कल से बुलडोजर चलेगा। कितने बुलडोजर्स का ऑर्डर दिया गया है, कितनी फोर्स होगी, क्या आज कोई अल्टीमेटम दिया गया है उन लोगों को? हम एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के खिलाफ, क्या वो एरिया चिन्हित हो गए और कैसे पता चलेगा कि ये एरिया कब्जा है, नहीं है, कब से है? रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, या दिल्ली का कोई निवासी रहता है, सरकार की जमीन है? इसके लिए आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या क्या काम किया? देखिए, साथ ऊपर है कि आज जिस हिसाब से तमाम जो शिकायतें मिल रही थी, तमाम जो बातें कही जा रही थी कि रोहिंग्या को पनाह देने के लिए तमाम इलाकों में बांग्लादेशी रोहिंग्या को पनाह दिया जा रहा है और जो खाली जगह है वहां पर वो रह रहे हैं, जिसको देखते हुए खुद आज महापौर जो है मुकेश सुरयान अपने तमाम दस्ता बल के साथ, डीसी के साथ, तमाम अधिकारियों के साथ, यहाँ तक कि जो इंस्पेक्टर है मौके का वहां पर वो तमाम तरह से पैरवी पूरी करने का, देखने का, अपनी आंखों से देखा और लोगों से खुद बात की, समझने की कोशिश किया कि आप कहाँ से हैं। तो साथ तुम्हें पता चला कि हाँ, ये बाहर के सभी लोग हैं, ये कोई दिल्ली का या अगल बगल यानी भारत का रहने वाला कोई नहीं है। तो उसमें सख्त एक्शन लेने की बात की और साथ में कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें 1, 2 नहीं 20 बुलडोजर लगाना पड़े तो हम लगाएंगे, लेकिन अब सफाई रुकेगा नहीं, ये सफाई अभियान चलता रहेगा। बुलडोजर बाबा बहुत जल्द दौड़ेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने डीसी को ऑर्डर दिया और साथ में चेताया है कि देखिए, आपको 1 दिन की मोहलत देते हैं, अपने तमाम इंस्पेक्टर, तमाम एलएओ को बोल दीजिए कि अगर ये साफ नहीं हो जाता तो फिर इसके लिए हम नेक्स्ट डे से बुलडोजर लगाना शुरू कर देंगे और तमाम इलाके को साफ करके मानेंगे। तो साथ में अब डीसी की जिम्मेदारी है कि वो 1 दिन के वक्त में क्या कुछ कार्रवाई करते, क्योंकि इनलीगल कंस्ट्रक्शन भी वहां पे बहुत हो रहे थे, जो बेसमेंट हो रहे थे, 2 डबल बेसमेंट, वहां तक भी वो कार्रवाई करने की बात उन्होंने की कि आखिर ये कैसे बनना है, किसी सानिध्य में बनना है। एक बार फिर से दर्शकों को बताइए, जो दर्शक अभी जुड़े, दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके होंगे जो आपने अब तक कवर करे? इंडिया न्यूज की जो एसआईटी टीम है, जो रोहिंग्यास के खिलाफ लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, वो कौन कौन सी जगह थी जहां आप लोग गए, आपने देखा अवैध कब्जा है रोहिंग्या बांग्लादेशियों का? पहला, और दूसरा, कल सवेरे से कहां कहां पर एमसीडी की टीम बुलडोजर चलाने जा रही है? अजीत। बिल्कुल, सात पर अगर बात कर ले हम तो कहीं ना कहीं सीमापुरी इलाका हुआ या फिर ओखला विधानसभा, अगर पूरी ओखला विधानसभा की बात कर ले हम, सरिता विहार का इलाका हुआ, साइनबाग का इलाका हुआ, या फिर कंचन कुंज का जो सबसे बड़ा इलाका है हम कहें तो ओखला विधानसभा का जो कंचन कुंज का इलाका है, सबसे ज्यादा हब वहां पे, क्योंकि जो आसम के रहने वाले लाजपत नगर में जो टुकड़ों में बसे हुए ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे, वो सब अब यहाँ पे कंचन कुंज में आके बस चले हैं और इसी तादाद में वहां पे हजारों की तादाद में वहां पर है मौजूद, जो केवल कबाड़ का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। उनका सानिध्य करने वाला कोई और नहीं, उसी कंचन कुंज में डी ब्लॉक में रहने वाला एक आदिल नाम का शख्स है, जो कि तमाम कबाड़ियों से बोतल खरीदता है और आगे कंपनी को सप्लाई करता है। ये भी पता चला है कि वो जमीनों पर कब्जा कर इस तरह से बोतल का व्यापार करता हुआ नजर आता है। तो यानी हम कहें तो एक माफिया राज के तौर पर यहाँ पर आदिल अपने तमाम लोगों को सानिध्य देता हुआ नजर आ रहा है और सीधे सरफरास्ती की बात करता है। अजीत, आप और मनोहर लगातार हमको वो दृश्य दिखा रहे हैं, हमको वो लोकेलिटीज दिखा रहे हैं जहां पर अवैध कब्जा है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। बहुत शुक्रिया तमाम रिपोर्ट्स के लिए। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल, इसको समझने के लिए होगा, अपने पैनल से तारुफ करा दें आपका। हमारे पास गुरु प्रकाश जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, वकार हैदर जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, श्रीराज नैयर साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीएचपी के, और आलोक मेहता सर है, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। आप सबका बहुत स्वागत है देश का सवाल में। आलोक सर, आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्या ये राजनीतिक फैशन है बुलडोजर या वक्त की डिमांड है? हम लगातार एक मुहिम चला रहे हैं और हमने कहा कि जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए थे उसमें रोहिंग्या का एंगल है, बांग्लादेशी का एंगल है। उसी एंगल को हमने आगे बढ़ाया कि दिल्ली में किस किस जगह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। आज बुलडोजर चलाने की नौबत आ रही है। एक अच्छी खबर हमने दिखाई जिस पर प्रशासन भी जागा है, लेकिन एक पक्ष यह भी है कि ये बुलडोजर सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हटा रहा है या फिर राजनीतिक विरोधियों को भी कुचल रहा है। आलोक सर। रजत जी, देखिए, ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं ढूंढना चाहिए और खास करके इंडिया न्यूज ने लगातार जिस तरह से दिखाया है, हमारे रिपोर्टर्स लगातार उन इलाकों में घूमे हैं, नंबर 1। दूसरा, ये बात सही है जैसा आलोक सर, मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। आप आदमी पार्टी की तरफ से
नरेश बलियान जी भी हमसे जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम छूट गया तो फ्रेम में आप नहीं थे, आपके पास भी आऊंगा। धरना दिया है बड़ा आप लोगों ने। आलोक सर जी देखिए, नरेश जी भी इस बात को मानेंगे कि अवैध रूप से और जो ऐसे लोग आए, मैं बांग्लादेशी, एक देखिए एक तरीका ये है जो अवैध बस्तियां बस गई उसके लिए कौन जिम्मेदार है वो बात नहीं। सवाल ये है कि जो दंगों में कई बार ऐसी स्थितियां जब पैदा होती है तब इन इलाकों में कोई बम बना के रखा है, कोई कहीं कुछ किया है। इस दृष्टि से अवैध बस्तियों का समर्थन होना चाहिए। ये इसके साथ में जोड़ूंगा कि लेकिन यदि वहां कोई बसा हुआ है, कोई बच्चों के साथ रहता है, कोई इस तरह की लोग अपना काम करें, उनको बाकायदा, जैसा अदालत भी कहती है, पहले उनको कोई विस्थापित चाहे शिविर हो, उनको वहां से निकालना चाहिए सुरक्षित। उनके कोई संपत्ति, यदि उनकी संपत्ति जो भी उनके पास है, कपड़ा, जूता, ये पिछले कुछ घटनाओं में अचानक जब बुलडोजर चलता है तो उसका एक नुकसान होता है और बाद में अदालतें भी उसको करती है। बांग्लादेश से आए हुए जो लोग हैं, यूपी में चुनाव बीजेपी जीती, फिर मध्य प्रदेश में आया, फिर गुजरात में बुलडोजर आया, और अब लोग कह रहे हैं कि साहब एमसीडी का चुनाव है इसलिए दिल्ली में ही बुलडोजर ले आइए। देखिए रजत जी, मैं तो इसको दूसरे रूप में लेता हूं। अंततोगत्वा सीए का जो लोग विरोध करते थे, हाँ। यदि इस तरह की स्थितियां देश में कहीं भी और ओखला भी है, सारे वो इलाके हैं जो बिल्कुल पॉइंट है। दिल्ली अकेला नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। देखिए उत्तर प्रदेश की स्थितियों से इसकी तुलना मैं नहीं कर रहा, मैं तो बल्कि कह रहा हूं वहां अपराध करने पर बुलडोजर चले, यहाँ पर अवैध कब्जों, दो अलग अलग श्रेणियां हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि बांग्लादेशी यदि विस्थापित आए, 20 साल पहले भी आए हैं, 10-15 साल पहले आए हैं, कब आए हैं, वो सुनिश्चित करके आइडेंटिफिकेशन तो हो, कौन मेरे बगल में पीछे झोपड़ी बना करके रह रहा है, जो हथियार लेकर के बम चलाता है, गोली चलाता है, हथियार लेकर के पता होना चाहिए कि अगर दिल्ली में देश में कोई रह रहा है तो वो कौन है। ठीक है आलोक सर, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेश बलियान साहब है। बलियान साहब, विरोध क्यों, आम आदमी पार्टी ने ये धरना क्यों दिया? अगर कोई गलत है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, सरकार की अवैध जमीन पर कब्जा है, अतिक्रमण है, चलने दिए साहब बुलडोजर, क्यों रोक रहे हैं? अवैध निर्माण जहां भी हो रहा है वो जिम्मेदारी किसकी है? अवैध निर्माण एक दिन में तो हुआ नहीं, उसको 10 साल 15 साल लगे होंगे अवैध निर्माण। और आज अगर पूरा का पूरा, पूरी की पूरी अनऑथराइज कॉलोनियां जितनी भी दिल्ली के अंदर हैं, सारी अवैध निर्माण से बनी है। बनवाई किसने है? पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी के अंदर है, और इन सब इनके नेताओं, इनके काउंसलर्स, इनके मेयर, इनके स्टैंडिंग कमेटी, इनके सभी जितने भी नेता है भारतीय जनता पार्टी के निगम के अंदर, सबकी शहर पर यह अवैध निर्माण हुआ है। और अवैध निर्माण हुआ तो 15 साल के नरेश भाई, आपका कहना है कि ये सारा अवैध निर्माण बीजेपी ने कराया है, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर? जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के अंदर है, तो किसकी जिम्मेदारी है अवैध निर्माण को रोकना? अगर दिल्ली के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन होती है, ऑथराइज हो अनऑथराइज हो, अगर उसका नक्शा पास करवाया है किसी ने या नक्शा बगैर नक्शा पास किए बनवाता, तो निगम की जिम्मेदारी है। और निगम में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार है। गुरुप्रकाश जी, आप पर ही आरोप है, मुझे लगता है आपको ही जवाब देना चाहिए। गुरुप्रकाश जी और नरेश बलियान जी। हाँ, अपने सम्मानित विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने पीछे बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, संविधान में जुडिशियल प्रोसेस है। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है कि हमारी शय पे वो, तो कोर्ट में जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? कुल मिला के बात इतनी सी है रजत जी, ये लोगों को राजनीति करनी है। अभी आलोक जी बोल रहे थे, हमने सुना, हर चीज को अनावश्यक पॉलिटिक्स से जोड़ के क्यों देखना, हर चीज को अनावश्यक इलेक्शन से जोड़ के क्यों देखना? साहब राजनीति क्यों कर रहे हैं? निर्माण को रोकने अरे साहब कुछ गलत है तो बुलडोजर चलने दीजिए, कौन रोक रहा है बुलडोजर को? मैं कह रहा हूं कि अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर किसकी है? पहले तो इन लोगों ने अवैध निर्माण होने दिया। ठीक है, पैसे गुरु भाई इसका थोड़ा बताइए, क्योंकि इतने सालों से एमसीडी है, लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं कि पहले एमसीडी चुनाव को टालना। एक मिनट नरेश भाई, एक मिनट, हाँ नरेश भाई एक मिनट। गुरुप्रकाश जी, ये सवाल है और मुझे लगता है आपको इसमें क्लैरिटी देनी चाहिए। एमसीडी सालों से, एमसीडी चुनाव पहले थोड़ा टालना, परिसीमन बदलना, अरविंद केजरीवाल ने कहा भी कि लड़ लीजिए साहब, हार जाएंगे। उसके बाद इतने सालों से आपका ही कब्जा है, इतने सालों से बुलडोजर क्यों नहीं चले? हमने तो देखी थी, वो जमाना भी देखा था जब आधी से ज्यादा साउथ दिल्ली जो थी वो बिल्कुल सील कर दी गई थी, जब सीलिंग ड्राइव चलाई गई थी तो उस समय बुलडोजर भी चला देते, कोई नहीं रोकता आपको, कोर्ट भी नहीं आ रहा था बीच में। नहीं, देखिए रजत जी, इतना सिंपल नहीं लगता है आपको। रूटीन अफेयर है, इसको कंठस्थ कर लीजिए, रूटीन अफेयर है।
मैंने पुनः बोला कि जो सम्मानित विधायक हमारे बैठे हैं, पीछे अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगा के तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाओ ना, रूल ऑफ लॉ अपनाओ ना। आपको दिक्कत किस बात से हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ताहिर हुसैन कौन, अमादुल्ला कौन? तो आपका जो तुष्टीकरण का वोट बैंक है उसको ठेस पहुंचती है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है और दिल्ली की जनता ये देख रही है। आप लगातार ये 15 साल से हम लोग एमसीडी में, 15 साल से एमसीडी में, कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस से आपकी विशेष मित्रता है, कांग्रेस के खिलाफ आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन जो जनसंख्या असंतुलन हो रहा है, जो डेमोग्राफिक इंबैलेंस क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि इनके वोटर हैं और उनका वोट इनको मिलता है। हम जानते हैं कि ताहिर हुसैन का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा तो लगा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। गुरु भाई बता दी ना ट्रैक रिकॉर्ड ही बता दी, उसमें दिक्कत क्या है? हमने देखा नहीं है छत पे क्या हो रहा था। अब छोड़ी उन बातों में जाने का मतलब नहीं है, डेमोलिशन की बात हो रही है। नरेश जी बैठे ना, नहीं क्या है गुरु जी, मैं बहुत ओपनली, जो चीज मुझे नहीं समझ में आएगी मैं आपसे पूछ लूंगा, जो आपको ना समझ में आए, मैं गलत हूं, बिल्कुल आराम से पूछिए, बहुत सहजता से पूछिए, बिल्कुल शोर शराबा आपको कम दिखेगा यहाँ पर। जो चीज है बहुत क्लियरिटी से रखिए, नरेश जी बहुत आराम से सुन रहे हैं और बहुत आराम से आपको जवाब देंगे। गुरु भाई तो हम भी तो आराम से सुन रहे हैं, हम कौन सा चिल्ला रहे हैं? नहीं, वो जो आपने फुल स्टॉप थोड़ा सा गैप छोड़ दिया उसको फिल कर दीजिए। हाँ, नहीं, देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी करती आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है कि इनके पेट में दर्द हो रहा है कि जो इनके वोटर हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। ये रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, एक आम प्रशासनिक काम है, उसको होने दीजिए ना। और यदि आपको लगता है कि अवैध है, असंवैधानिक है, तो कोर्ट जाइए, किसने रोका है आपको? अनावश्यक यहाँ पे आप टाइम सबका खराब कर रहे हैं। नरेश जी जवाब, तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। दो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर कानून की बात आप अमानतुल्लाह वाला मामला भी उन्होंने उठाया है, उस पर भी जवाब दे दीजिए। मैं देखिए 160 निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण करके वो अपने घरों के अंदर रह रहे हैं। 160 की संख्या है, कोई छोटी संख्या नहीं है। तो क्या बुलडोजर उनके घर पे चलेगा? है, अगर दम की तो उनके घरों पे बुलडोजर चलेंगे। 160 की पूरी लिस्ट है कि जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है, इनके काउंसलर्स हैं। दूसरा, रही बात बांग्लादेशियों की, तो बांग्लादेश यहाँ से दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर है। वो बांग्लादेशी दिल्ली तक पहुंचे कैसे? बॉर्डर पे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? 7 साल से सेंटर में गवर्नमेंट की है। बॉर्डर रोक, इनकी जिम्मेदारी बनती है बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेशियों को रोके, और वो बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करते तो फेलियर किसका हुआ? वो दिल्ली तक पहुंचे तो किसकी वजह से पहुंचे? और ये जो दंगे दिल्ली के अंदर हुए 2020 के और 2022 वाले, ये बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट किया है दिल्ली के अंदर, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर ये कभी वोट नहीं मांग सकते। आम आदमी पार्टी से डेवलपमेंट के, विकास के काम के नाम पर कभी नहीं जीत सकते। तो इन लोगों ने इन बांग्लादेशियों, रोहिंग्या को दिल्ली के अंदर प्लांट किया है ताकि दिल्ली का माहौल खराब कर सके। 2020 के दंगे थे, 2022 के थे, तो अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या है तो उठा के बाहर फेंकिए। किसने मना किया? किसकी जिम्मेदारी है? गुरु प्रकाश जी, ये आरोप है और ये इसको मुझे लगता है कि आपको एड्रेस भी करना चाहिए। सरकार केंद्र में आपकी है, सेकंड टर्म है, 7 साल, तो प्रवेश कैसे हुआ? बांग्लादेशी रोहिंग्या देश में आए कैसे? पहला। दूसरा, आए हैं तो कार्रवाई क्या है? रजत भाई, अभी सम्मानित विधायक कह रहे थे कि चुनाव में हम नहीं जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इनके 350 उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो जाता है, गोवा में इनके उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो जाता है, उत्तराखंड में इनके उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो जाता है, और चुनाव जीतने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आत्ममंथन करने की आवश्यकता आपको है। चुनावी राजनीति और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात आप नहीं करिए तो ठीक है। आज दिल्ली में आप जीते हैं, पंजाब में जीते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन इस प्रकार से, और रजत भाई, आप पिछले 20 साल 30 साल से हमारे नेताओं का भाषण निकाल के सुनिए। बांग्लादेश और रोहिंग्या के विरोध में कौन बोल रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे थे क्या? जब हम सरकार में नहीं थे, जब हम विपक्ष में थे, आलोक जी बैठे, उनसे पूछिए ना। हमारे नेता लगातार इन रिफ्यूजियों के विरोध में बोल रहे थे। सर्बानंद सोनोवाल जो आज पूर्व में असम के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने, उनका केस भी है, इलीगल माइग्रेंट एक्ट उन्होंने, उनकी वजह से आया है। तो मुझे लगता है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं, और धैर्य रखिए। जिस प्रकार 370 हो, राम मंदिर हो, ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मुद्दे थे, इनका समाधान निकला है। गुरु प्रकाश जी, मैं इसका एक पक्ष और आपसे समझना चाहता हूं। जब जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला तो देखिए, बुलडोजर पर रोक लगाई गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको हटा दिया गया, उस पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, और ये दलीलें भी वहां गुरु प्रकाश जी रखी गई कि साहब आप सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। कहा सैनिक फार्म पे क्यों नहीं चलवा रहे, छतरपुर में क्यों नहीं चलवा रहे, साउथ एक्स पे क्यों नहीं चलवा रहे, सिर्फ वो बस्तियां जहां मुस्लिम
ज्यादा रहते हैं वहीं पर बुलडोजर क्यों चलेगा? रजत भाई, याद ही जानकारी दे रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के खरगोन में डिमोलिशन हुआ था। 88 हिंदुओं के घर पे हुआ था, 22 मुसलमानों के घर पे हुआ था। जहांगीरपुरी की बात करिए, तमाम गुप्ता जी के घर पे भी हुआ है, तमाम हिंदुओं के घर पे भी हुआ है। तो इस प्रकार ये भ्रम फैलाना उचित नहीं है। नहीं, ये एक आरोप, गुरुप्रकाश जी, ये एक आरोप और माहौल बनाया जा रहा है कि साहब ये जो ड्राइव है, ये ड्राइव पोलराइजेशन के लिए तो नहीं है। अरे मैं तो तथ्यों के आधार पे, तर्कों के आधार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तो तथ्य और तर्कों के आधार बता रहा हूँ। वकार हैदर जी हमारे साथ है। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास, नरेश जी आपके पास भी आऊंगा। वकार हैदर जी भी है। वकार साहब, आपने सुना आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी बीजेपी के पास है, आपने दोनों पक्ष सुने। सरता विहार, जैतपुर, शाहीन बाग, इन सब जगह कल से बुलडोजर चलेगा, जैसा कि अभी मेयर साहब कह रहे थे। तो ये क्या भावना है कि सिर्फ माइनॉरिटीज के खिलाफ ये काम हो रहा है? रजत जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर इस तरीके से देश में अगर बुलडोजर कानून से चलेगा, क्या देश में संविधान नहीं बचा है? हर एक चीज कानून के दायरे में रह के किया जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं करता है, कोई घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं करता है, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है। आ रहा हूं हैदर भाई, आपके पास भी आ रहा हूं। सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, आप सब हमारे साथ रहिए, सिर्फ 30 सेकंड मुझे दीजिए। एक बार इस वक्त की सुर्खियों पर नजर, हम सीधे अपने पैनल पर चलते हैं और समझते हैं कि कितना जरूरी है देश के लिए इस वक्त, सुरक्षा के लिए, कि कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बाहर किया जाए, चिन्हित किया जाए, उनके द्वारा जो अतिक्रमण है हटाया जाए। लेकिन मैं फिर इस बात को कहता हूं कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई, जो बेकसूर है, गरीब है, उनके खिलाफ हथौड़ा या बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हम सीधे अपने पैनल पर चलेंगे और हैदर साहब, क्योंकि हेडलाइंस लेनी थी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ रजत जी, मैं ये आपसे कह रहा था कि ये जो देश जो है, ये संविधान से, कानून से चलेगा कि बुलडोजर नीति से चलेगा? ठीक है, बुलडोजर चलना चाहिए। ठीक है, एक मिनट कहीं पे भी एक बार श्रीराज नैयर साहब को रखिए, नैयर साहब और हैदर साहब को रखिए, क्योंकि दोनों पक्ष आने चाहिए। बोलिए हैदर साहब। नहीं रजत जी, मैं बस देश कानून से चलेगा कि बुलडोजर चलेगा, इसकी नीति क्या होनी चाहिए? बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रह के बुलडोजर को चलाएं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तय करेगा रजत जी, आप ये देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसपैठिया घुस रहे हैं, कहाँ वहां से क्या हो रहा है? सर आप सर बांग्लादेश में देख, बांग्लादेशी हैदर साहब, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर शाहीन बाग है। नहीं, 5 किलोमीटर कहीं दूर सरता विहार है। आप इतना लंबा चीन तक चलेंगे, मैं कहाँ पकड़ पाऊंगा आपको? नैयर साहब आइए। नैयर साहब, क्या बुलडोजर ही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का इलाज है? पाकिस्तान से नैयर साहब, चाइना से आए घुसपैठिया, बांग्लादेश से आए, कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नैयर साहब, फेवर में कोई भी नहीं है। राज नैयर जी, हाँ, चलने दीजिए ना बुलडोजर। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर बुलडोजर चल रहा है तो किसी को दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है हैदर साहब? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो आप कहिए ना कि चलाओ बुलडोजर, जहां रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, वहां चलाओ बुलडोजर। चाहिए, बोलिए आप। बिल्कुल चलना चाहिए, कानून के दायरे में रह के चलना चाहिए, संविधान के तहत चलना चाहिए। जो सही अगर कोई घुसपैठिया है तो उसको बिल्कुल आप चिन्हित करिए, निकालिए। अभी तक क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? राज नैयर साहब, आप 15 साल से यहाँ पे हैं एमसीडी में, बात नहीं बनेगी। आप कर क्या रहे हैं? अभी तक चिन्हित क्यों नहीं किया? अभी तक जो है आपने जो है गृह मंत्री कौन है देश का, उसको अभी तक क्या करना चाहिए था? ये देखना चाहिए ना कहां से घुसपैठ हो रही है, कहां से लोग आ रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने बोल लिया तो मैं बोलूं। हाँ बोल लिया, आप बोलिए। सबसे पहले तो ये बुलडोजर का जो प्रकरण चल रहा है उससे स्वागत योग्य है। आज युग टेक्नोलॉजी का युग है। आज जो अपराध करने वाले कैमरा में धड़ल्ले से पकड़े जाते हैं और उनकी छवि भी, उनकी छायाचित्र, उनकी फोटो, उनकी पूरी वीडियो सामने आ जाती है, तो अपराध जो करेगा वो उसको दंड मिलना ही चाहिए। और ये बिल्कुल जो भी हो रहा है कानून के अंतर्गत ही हो रहा है। और दूसरी बात है, हमारे यहाँ न्यायालय, कोर्ट, जिसको आपत्ति है तो कोर्ट में जाए। रही बात दूसरी, रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, उनको यहाँ से भारत की भूमि से खदेड़ना ही होगा। हमने सबने देखा, मनफुतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, इस प्रकार से उनकी झुग्गियों को जबरदस्ती आग लगाने का नाटक किया और उनकी झुग्गियों को और उनके घरों को पक्के करने का काम किया। और उसी तरह से जब एक बार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को पूछा गया सीएए के विषय में, तब उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान से हिंदू आएंगे, बांग्लादेश से हिंदू आएंगे, अफगानिस्तान से हिंदू आएंगे,
तो उनको कहाँ बसाएंगे? उनको नौकरी कौन देगा? उनको पानी कौन मुहैया करेगा? उनको मुंबई में बसाया जाएगा, दिल्ली में बसाया जाएगा, पांडिचेरी में बसाया जाएगा? ऐसा प्रश्न अरविंद केजरीवाल ने किया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनका एजेंडा को सूट नहीं करता। ये केवल और केवल अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही थी और कर रही है। ये जानबूझकर रोहिंग्याओं को बढ़ा रहे हैं। अमानुल्लाह खान जैसे विधायक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जो भी बुलडोजर बलियान साहब आइए, आरोप आप पे है। आ गए अमानतुल्लाह साहब। बलियान साहब, सीधा आरोप आप पे। देखिए, जब ये कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए में आरएसएस में कोई शामिल होता है, उसको ना ट्रेनिंग दी जाती है कि एक झूठ को आप 100 बार बोलिए तो लोग सच मान लेंगे। ऑन रिकॉर्ड है ना बलियान साहब। एक बार पीसीआर से कहूंगा, एक बार राज नैयर जी को और बलियान साहब को रखिए स्क्रीन पर। तो ये सच मान ले, इनका केवल यही काम है। अभी एनसीडी का चुनाव था दिल्ली के अंदर, एनसीडी के चुनाव में अमित शाह जी के पास सर्वे की रिपोर्ट्स थी। उस सर्वे की रिपोर्ट्स के आधार पर ये था कि चुनाव ये हार रहे हैं, चुनाव को पोस्टपोन कर दिया, बुलडोजर ले आए, बुलडोजर आ गया। बुलडोजर, एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ 160 निगम पार्षद इनके ऐसे हैं जिनके घर अवैध निर्माण है। क्या बुलडोजर 160 निगम पार्षदों के घर चलेगा? नैयर साहब बताइए, आप कहिए ना। नैयर साहब आप कहिए कि अगर कुछ गलत है तो वहां पर भी बुलडोजर चला दीजिए, क्या दिक्कत है? अवैध निर्माण के मापदंड सभी के लिए लागू होना चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम जो भारत के नागरिक ही नहीं है, जो घुसपैठिए हैं, उनको सबसे पहले खदेड़ना चाहिए। न कि जिस प्रकार से अमानतुल्लाह खान झुग्गी झोपड़ियों के आग लगा करके उनके लिए पक्के मकान बना करके और उनको राशन कार्ड और उनको आधार कार्ड। बलियान साहब एजेंडे पे है अमानतुल्लाह, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे अमानतुल्लाह को। अब आप सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने एनसीडी की हालत ये कर दी कि उसका एनसीडी की जगह उसका नाम हो गया मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एनसीडी का नाम हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये लोग इन लोगों को लाते हैं, प्लांट करते हैं, बसाते हैं, अवैध निर्माण से अवैध वसूली करते हैं और हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस है इनका, निगम पार्षदों का, मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी का, अधिकारियों का। तो सारा का जितना नौकरी, जिस दिन वो दिल्ली के अंदर आए थे, आके बाहर क्यों नहीं फेंका? किसकी जिम्मेदारी थी? जिस दिन देश के अंदर एंट्री करी उस दिन क्यों नहीं रोका? किसकी जिम्मेदारी थी? आज अगर देश की राजधानी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं तो किसका फेलियर है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। 7 साल से इनकी सरकार है। और अगर बलियान साहब ये 7 साल से नहीं बसे, इनको कितने साल पहले आसाम और बांग्लादेश के रास्ते से बसाने वाले आप भी कांग्रेसी जिनके साथ आपने गठबंधन किया था पहले चुनाव में, वही कांग्रेस पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ भी आपने सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस के साथ देश का बेड़ा करके। एक बार आलोक सर के पास चलेंगे। आलोक सर, इस पर राजनीति खूब हो रही है। आप देखिए, बुलडोजर हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, इस पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से स्टैंड ले रही हैं। तो क्या यह भी माना जाए कि सबकी अपनी अपनी राजनीति और वोट बैंक है, उस हिसाब से स्टैंड लिया जा रहा है? देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कोई एक स्टैंड राजनीतिक दलों का नहीं है? बिल्कुल रजत जी, जो आपने कहा, मुझे तो लगता है कि यदि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चाहे मीटिंग बुलाते, ऐसा नहीं है कि कारपोरेशन और उनके बीच में बिल्कुल तलवार रहना चाहिए, या गृह मंत्री बुला करके, यदि केंद्र शासित प्रदेश है, ये बात आपकी सही है कि इसके लिए सबकी सहमति होना चाहिए। खास करके रोहिंग्या के लिए, और ऐसे जो अवैध निर्माण की बात नहीं है, जो लोग अवैध रूप से बसे हुए हैं, और ये केवल दिल्ली का मामला कहकर के मत सीमित करिए। मैं आज भी यही कह रहा हूं कि ये देश के विभिन्न भागों में है, इसके लिए इन पार्टियों को सहमति देना चाहिए। नागरिकता, भारत में जो नागरिक है उसका अधिकार सुरक्षित है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कहां पर ऐसा है? वो विस्थापित दे दिए तो उसके कैंप लगा के उनको जैसे बाकायदा शिविर लगा करके या उनकी पहचान करके वापस देश से बाहर निकाला जाए। 2 ही रास्ते हैं, और इसलिए इस तरह की राजनीति की ये चुनाव है और ये मुस्लिम मतदाता है, ये गड़बड़ है। इसकी एक छाया रहती है एमसीडी इलेक्शन से। ठीक है, एक बार गुरु प्रकाश जी और नरेश बालियान साहब को लाइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। आम आदमी पार्टी ने आज विरोध भी किया। बालियान साहब, तो ये विरोध किस लिए? आप भी, जैसा आलोक सर ने कहा, अरविंद केजरीवाल साहब भी एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे थे। कहा साहब दिल्ली में कहां है रोहिंग्या, कहां अवैध निर्माण है, कहां बांग्लादेशी रह रहे हैं, आप लोग बात कर लेते, होम मिनिस्ट्री से बात कर लेते, ये एक अच्छा काम होता। लेकिन इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कहां तक जाएगी राजनीति? ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या, इसको आइडेंटिफाई करने का किसका काम है?
सेंट्रल गवर्नमेंट का या दिल्ली पुलिस का। और अगर मान लीजिए इन लोगों ने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है कि कहाँ रहते हैं, तो उठा के बाद वापस भेज दिए इनको, रोहिंग्या को वापस बांग्लादेशियों को किसने रोका है, जिम्मेदारी किसकी है। राजनीति चमकाने की बात, अभी जो ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ड्राइव चला रहे हैं, अभी 2020 के अंदर अनऑथराइज कॉलोनी सेफ्टी बिल लोकसभा के अंदर ये लेके आए हैं, और उस बिल का मतलब है कि 2020 तक जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई है वो सारी की सारी बिल्डिंगें वैलिड है, अवैध नहीं है। तो ये डेमोलिशन किस चीज पे? ठीक है, गुरु प्रकाश जी। देखिए रजत जी, इनका जो शाहीन बाग का प्रेम है ना, ये कोई नया नहीं है। ये शाहीन बाग से बहुत प्रेम करते हैं, वहाँ के लोगों से बहुत इनका प्रेम है। और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एमसीडी का चुनाव था, ध्यान भटका दिया लोगों का कि कोई रिजल्ट इनको पता था, अगर बांग्लादेश के आइडेंटिफाई किए तो उठा के आप बाहर भेजिए, किसने रोका है। अवैध निर्माण के लिए एक तरफ तो आप लोकसभा के अंदर बिल लेके आते हैं अनऑथराइज कॉलोनी सेफ्टी बिल, उसके अंदर 2020 तक की सारी बिल्डिंगें आप प्रोटेक्ट करते हैं कि ये डेमोलिशन नहीं होगी, और दूसरी तरफ आप ये ड्रामा करके जो बुलडोजर लेके जा रहे हैं कि बुलडोजर चलाएंगे, तो ये मतलब। गुरु प्रकाश जी जवाब। यानी देखिए दिल्ली को गुरु प्रकाश जी। विधायक जी का, हाँ नहीं देखिए, विधायक जी का कैसेट फंस गया है, वही बात बोल रहे हैं, सबूत नहीं दे रहे हैं। अरे कौन 160 लोग हैं, कौन 160 लोग, बताइएगा जरा, कि खाली भाषण दीजिएगा। नरेश जी लिस्ट है, नरेश बलियान जी आपके पास लिस्ट हो तो आजकल लोग दिखा देते हैं, कोई फुटेज होता है तो वो भी मोबाइल में दिखा, अगर कोई लिस्ट हो तो दिखा दीजिए। रजत जी अरे हम लोग को 160 लोग कहाँ है नरेश जी, लिस्ट में दिखाइए ना, लिस्ट दिखाइए बलियान साहब। जो दिल्ली में आपकी अपनी भारतीय जनता पार्टी निगम के नेता हैं, जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है, जिनके घर अवैध है, लोगों का खाली हवाबाजी कर रहे हैं, अरे खाली हवाबाजी कर रहे हैं, बताइए लिख करके कहाँ है, कौन कौन लोग। कहे तो मैं, अगर मैं कहे तो अभी, अगर आप कहे तो मैं मेल करता हूँ आपको। पढ़ के सुनाइए ना, मैं टीवी पे खुली चुनौती देता हूँ, पढ़ के सुनाइए। चुनौती दे रहे हैं बलियान साहब, बता दीजिए लिस्ट कौन कौन है। 160 आदमी अगर है, खुली चुनौती है, आप पढ़ के बता दीजिए। क्या बोल रहे थे आपसे 160 बताइए और सबूत दीजिए। खाली टीवी पे भाषण देने से काम चलेगा विधायक जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। बताइए 160 कौन लोग हैं, सबूत दीजिए यहाँ पे, इंडिया न्यूज पे रखिए यहाँ पे। खाली तब से 40 मिनट से 160 कर रहे हैं, कोर्ट में जाइए ना, ऐसे नहीं चलता है। यही दिक्कत है आप लोगों की। आप लोगों आम आदमी पार्टी की हिट एंड रन की पहले से ही थियरी रही है, ये हिट एंड रन हमेशा करते हैं। हाँ। ये देखिए यूपी के चुनाव के पहले भी इन्होंने एक हथकंडा अपनाया था अयोध्या में, निधि समर्पण। नरेश जी आपको चैलेंज दिया है, देखिए बीएचपी भी है, बीजेपी भी है, और आपने ही कहा कि अगर मेरे पास लिस्ट है, क्योंकि वक्त कम बचा है, 1 मिनट है, अगर लिस्ट हो तो अभी दिखा दीजिए, वरना मैं नंबर आपको गुरु प्रकाश जी का दे दूंगा, या आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं गुरु प्रकाश जी को दे दूंगा। नरेश भाई, ये हिट एंड रन के माहिर है। तो डेमोलिशन कब से हो जाएगी, आप एक बात बताइए। अगर मैं मेल करता हूँ तो डेमोलिशन लिस्ट हो जाएगी। सबसे पहले बुलडोजर करता है तो सबसे पहले 60 लोग को खिलाफ बताइए। विधायक जी लिस्ट दीजिए ना, साक्ष्य के आधार पे बात करिए ना, तर्क और तथ्य कहाँ है आपका? नहीं है गुरु भाई, उनके पास लिस्ट है, आप अपना मेल आईडी बता दिए, वो मेल भी कर देंगे। वो तो कह रहे हैं लिस्ट है हमारे पास 160 लोगों की जिनके अवैध कब्जे हैं। नंबर है, व्हाट्सएप करवा दीजिएगा, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा, और गुरु प्रकाश जी और बलियान साहब आपसे दोबारा बात करने की भी कोशिश करेंगे। आज वक्त की थोड़ी कमी है, आप सब देश का सवाल में आए, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया न्यूज लगातार मुहिम चला रही है दिल्ली में, जहां जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उन चीजों को हम चिन्हित कर रहे हैं रिपोर्टर्स के जरिए। इंडिया न्यूज स्क्रीन पर दिखा रहा है एक बड़ी ड्राइव कल से एमसीडी चलाने जा रही है, जहां जहां पर अवैध कब्जा रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। इंडिया न्यूज की मुहिम जारी रहेगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।